दोस्तों, एक जज साहब होते हैं और वो जज साहब की पोस्टिंग दरअसल अलीगढ़ में होती है। और वो अलीगढ़ में पोस्टिंग के दौरान ही बहुत ईमानदारी से काम किया करते थे। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके बारे में शायद उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की थी। तो दोस्तों, आइए जो है चलते हैं सीधे कहानी की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जज साहब के साथ ऐसी कौन सी घटना घट गई थी। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों, ये आज की जो कहानी है, ये कहानी है दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अलीगढ़। और अलीगढ़ में एक जज साहब होते हैं जिनकी पोस्टिंग जो है एक कोर्ट में होती है। और कोर्ट में पोस्टिंग होने के बाद वो जज साहब अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से अंजाम दिया करते थे। बहुत ही मेहनत से वो काम करते थे, कोई रिश्वत वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेते थे। इन सारी चीज़ों से बहुत ही दूर थे वो। एक जो है अच्छे स्वभाव के वो इंसान थे। दोस्तों, उनका जो पूरा परिवार होता है, यानी कि उनके 2 बच्चे होते हैं और उनकी एक बीवी होती है। तो वो सभी लोग मिल कर के एक सरकारी आवास में अलीगढ़ में ही रहा करते थे। और उनका जो पर डे का रूटीन होता है, वो रूटीन दरअसल यही होता है कि वो सुबह जो है कोर्ट के लिए अपने घर से जो है जाते और शाम को कोर्ट से वापस अपने घर के लिए आते। इसी तरीके से दोस्तों कुछ वक़्त बीत चुका था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि शाम का वक़्त था। और शाम के वक़्त पर जो है जज साहब के यहाँ पर एक इन्विटेशन कार्ड आता है। और कार्ड जो होता है वो शादी समारोह का एक इन्विटेशन कार्ड होता है। और उसमें जो है उनको दरअसल इनवाइट किया गया था। तो जज साहब अपनी दिनचर्या को खूब आराम से जो है कर रहे थे। लेकिन जब वो इन्विटेशन कार्ड जो उस पे तारीख दी हुई थी शादी की, जब वो शादी का दिन आता है, जिस दिन शादी होती है शाम को, तो उसी दिन दोस्तों सुबह ही दरअसल जो उनकी बीवी होती हैं जज साहब की, वो उनसे कहती हैं कि दरअसल आज शाम को शादी में जाना है, तो आप थोड़ा जल्दी चले आना। दोस्तों, उसके बाद जज साहब कहते हैं कि ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे। और फिर वो अपने कोर्ट रूम चले जाते हैं। कोर्ट रूम में जाने के बाद वो वहाँ पर पूरा पूरे दिन जो कामकाज होते हैं, जो मुकदमों की देखभाल करनी होती है, वो के पूरे कामों को वो बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही मेहनत से उन कामों को अंजाम देते हैं। और धीरे-धीरे दिन जो है इसी रूप में ढल जाता है। जब शाम होती है तो जज साहब जो है जल्द ही अपने काम को अंजाम दे करके वहाँ से जो है निकलने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो तुरंत जो है अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा गाड़ी ले आओ, जो है घर के लिए चलना है। तभी दोस्तों जो उनका ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर गाड़ी लेकर के आता है। और जज साहब पीछे वाली सीट पर उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं, सरकारी गाड़ी जो उनके पास होती है। और उसमें वो बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जज साहब कहते हैं कि दरअसल आज हमको एक शादी समारोह में जाना है, तो थोड़ा जल्दी कर लीजिए। दोस्तों, उसके बाद वो ड्राइवर जो है वहाँ से गाड़ी को लेकर के निकलता है। और कुछ दूर जो है थोड़ा-सा जो है आगे चलता है, लेकिन चलने के बाद अचानक से उस गाड़ी में पता नहीं कौन सी फिर जो है तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। और रुकने के बाद जैसे ही रुकती है तो जज साहब कहते हैं कि दरअसल इस गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई है। तभी वो ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद उस गाड़ी को देखता है। और जब देखता है तो वो जो है उसकी समझ में कुछ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये गाड़ी क्यों खराब हुई है और क्या इसमें दिक्कत है। उसके बाद जज साहब उससे पूछते हैं कि इसमें गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहता है कि दरअसल कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से ये गाड़ी बंद हो गई है और स्टार्ट नहीं हो रही है। दोस्तों, उसके बाद जज साहब कहते हैं कि दरअसल मुझको आज जल्दी है और मुझको शादी समारोह में भी जाना है। तो तुम एक काम करो कि जो है उसी कोर्ट रूम में किसी की गाड़ी को ले लो और उससे जो है हमको हमारे घर पर छोड़ दो। उसके बाद इस गाड़ी को बनवा करके तुम लेकर के आना। दोस्तों, तभी वो एक अपने सहयोगी मित्र को फ़ोन करता है वहीं कोर्ट रूम में। और उसके बाद उससे उसकी गाड़ी माँगता है और तभी जो है वो कहता है कि ठीक है, गाड़ी आकर के ले जाओ। फिर वो कोर्ट जाता है और कोर्ट जाने के बाद ड्राइवर जो होता है वो उसकी चाबी लेता है। और चाबी लेने के बाद वो गाड़ी जज साहब के पास लेकर के आता है। और आने के बाद जज साहब उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद जो ड्राइवर होता है वो जब गाड़ी को चलाने लगता है तो दोस्तों कम से कम 4-5 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर 2 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और एक नाके पर पुलिस लगी होती है और वो पुलिस उस गाड़ी को देख करके तुरंत रोक लेती है। वैसे तो हालाँकि जज साहब जो अपनी गाड़ी से पर्सनल गाड़ी से आते थे, तो पुलिस वाले उनको अच्छी तरीके से जानते थे, तो इसलिए जो है उनको कभी भी नहीं रोकते थे।
लेकिन आज चूँकि वो गाड़ी दूसरी थी तो पुलिस वाले जो है उनको रोक लेते हैं और जैसे ही पुलिस वाले रोकते हैं तो कहीं न कहीं जज साहब का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो सोचते हैं कि जो है इन लोगों ने जो है किस तरीके से का जो है जाल बिछा रखा है और लोगों को परेशान करने की सोच रखी है। दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं ड्राइवर साहब से कि जाओ और तुम जो है जो चीज़ ये माँगता है जो है इसको बता देना कि दरअसल गाड़ी के कागज़ जो है घर पर रह गए हैं जल्दी की वज़ह से, क्योंकि मुझे शादी समारोह में जाना है और ये बात बिल्कुल भी मत बताना कि इस गाड़ी के अंदर जज साहब बैठे हुए हैं। दोस्तों उसके बाद जिस तरीके से जज साहब ने उससे ये बात कही थी, उसी तरीके से वो जाता है उसके पुलिस वाले के पास और जाने के बाद वो कहता है पुलिस वाला उससे कि दरअसल आप अपने गाड़ी के कागज़ हमको दे दीजिए। तभी वो ड्राइवर कहने लगता है कि कहता है कि गाड़ी के जो कागज़ात हैं वो दरअसल जल्दी-जल्दी में क्योंकि हम एक शादी समारोह में जा रहे थे, तो इसलिए घर पर ही रह गए हैं। तो आप एक काम कीजिए कि मैं कल आकर के जो है आपको गाड़ी के कागज़ात दिखा दूँगा। लेकिन वो पुलिस वाला मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो कहता है कि नहीं अगर कागज़ हैं तो दिखाइए और नहीं अगर दिखाएँगे तो आपको जो है चालान भरना पड़ेगा, फ़ाइन पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद जो है वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि आप हमारा नंबर ले लीजिए और आज हमको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और कल आकर के हम आपको जो है कागज़ दिखा देंगे। लेकिन वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता है और उसके बाद जो है वहीं पर जो है जज साहब भी आ जाते हैं और जज साहब जब आते हैं तो उससे जो है कहते हैं कि बताओ क्या बात है? तो वो कहता है कि दरअसल ये हमको कागज़ नहीं दिखा रहे हैं। तो वो जज साहब कहने लगते हैं क्योंकि वो एक सादी वर्दी में थे, सादे भेष में थे, वो अपने आप को वहाँ पर जज साहब बिल्कुल भी साबित नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो जज साहब कहते हैं कि जो है दरअसल बात ये है कि हम जल्दी में थे और एक शादी समारोह में हमको जाना है, तो इसलिए हम अपने गाड़ी के जो कागज़ात हैं वो घर ही पर भूल आए हैं। तो कल आपको हम जो है वो कागज़ात दिखा देंगे। लेकिन वो पुलिस वाला उनको जानता नहीं था और इसलिए वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके बाद वो जज साहब कहते हैं कि बताओ फिर आखिर क्या करोगे? तो वो पुलिस वाला कहता है कि मैं दरअसल जो है 20,000 रुपए का जो चालान है वो जो फ़ाइन है वो आपको भरनी पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद जो है जज साहब कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं और ऐसे काम नहीं चल पाएगा। लेकिन तभी जो है वो कुछ पैसे जो है कम कर लेता है और कम करने के बाद दोस्तों वो उनसे पैसे माँगता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है जो है हम आ करके जो है दे देंगे। लेकिन तभी जो है वो जज साहब थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी पोस्टिंग कब की है? तो वो कहता है कि साहब जो है ब पोस्टिंग तो हमारी हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं और आप ऐसा जो है क्यों पूछ रहे हैं? तो जज साहब कहने लगते हैं कि दरअसल मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं कई सालों से यहीं से जो है गुज़रता हूँ जब से मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है और मैं एक अलीगढ़ के जो है कोर्ट में जज हूँ और तुम मुझे शायद नहीं जानते हो और जो वैसे जब मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से आता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आज चूँकि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी में एक दूसरे की गाड़ी को माँग करके लाया हूँ और एक शादी समारोह में जाना चाह रहा था लेकिन जो है आपने यहाँ पर रोक लिया। दोस्तों उसके बाद जैसे ही वो उनकी पहचान को जान जाता है तो कहीं न कहीं वो सकपका सा जाता है और बहुत परेशान और हैरान हो जाता है। उसके बाद जज साहब से माफ़ी माँगने लगता है और कहता है कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए क्योंकि दरअसल ये पैसे जो हैं ये ऊपर तक हमें पहुँचाने पड़ते हैं। दोस्तों इसके बाद कहीं न कहीं जज साहब भी बहुत परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और वो जाते हुए रास्ते में सोचते रहते हैं कि आखिरकार ये कहाँ तक पैसे पहुँचाता है क्योंकि इस तरीके में तो जो है बहुत तरीके से जो है बहुत लंबी धोखाधड़ी इसमें हो रही है। दोस्तों उसके बाद वो सोचते रहते हैं और ड्राइवर जा कर के उनको घर पर उतार देता है। उतारने के बाद वो वहाँ पर अपना जो है तैयारी करने लगते हैं शादी में जाने की और ड्राइवर वो गाड़ी ला कर के उस जिसकी गाड़ी को उसने लिया था, उसकी गाड़ी को वो दे देता है और देने के बाद वो अपनी गाड़ी को यानी कि जज साहब की जो गाड़ी होती है उसको बनवाने के लिए चला जाता है और जब वो गाड़ी पूरी तरीके से बन जाती है तो उस गाड़ी को बनवा कर के वो जज साहब के पास ले जाता है और ले जाने के बाद उनकी पूरी फैमिली को उस गाड़ी में बिठा करके फिर वो वहाँ जो है अलीगढ़ में जो शादी समारोह होता है जहाँ पर उस समारोह में उसको उनको जो है ले जाया जाता है और वहाँ पर वो आराम से अपनी जो है शादी समारोह को अटेंड करते हैं और फिर वहाँ से वो उस जज साहब को लेकर के घर आता है। लेकिन इसी दौरान जज साहब जो है रास्ते में सोचते रहते हैं कि आखिरकार जो है कितनी ऊँचाई पर ये पैसा जाता है और ये पैसा कहाँ जाता है। तभी दोस्तों जज साहब सोचते रहते हैं, इसी तरीके से रात हो जाती है, वो सो जाते हैं। सुबह जब सो कर के वो उठते हैं, तो उनके दिमाग में जो है वही बात चलती रहती है। तभी वो जो है तुरंत एसपी साहब को फ़ोन करते हैं और अपने ही घर पर मीटिंग के लिए बुला लेते हैं।
जब एसपी साहब इस बात को सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर है। उसके बाद वो एसपी साहब तुरंत जो है जज साहब के घर पहुँच जाते हैं और जज साहब जब उस पूरी बात को, पूरी कहानी को बताते हैं तो कहीं न कहीं जो है एसपी साहब भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये इतना पैसा कहाँ जा रहा है। उसके बाद वो जज साहब को आश्वासन देते हैं कि आपके जो है इस बताए हुए जो चीज़ है, इस पर हम पूरी तरीके से अमल करेंगे और आप चिंता बिल्कुल ना कीजिए। उसके बाद एसपी साहब भी एक जाल बिछाते हैं और उस जाल में जो है उन लोगों को फांसने की कोशिश करते हैं कि जिस हिसाब से वो लोग गलत काम को अंजाम दिया करते थे, इतनी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं। फिर एक जो है एक ऐसी गाड़ी होती है जो बहुत ही कबाड़ा टाइप की थी, यानी कि बिल्कुल रोड पे चलने के लायक थी ही नहीं। वो गाड़ी एसपी साहब मंगाते हैं और मंगाने के बाद उस गाड़ी में दाढ़ी मूंछ लगा करके, एक धोती कुर्ता पहन करके और रुमाल सर पे बांध करके उस गाड़ी में वो बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो गाड़ी चल देती है और उसी नाके पर जब पहुंचती है तो पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं जो हरामखोर पुलिस वाले थे, जो वहां पर रिश्वत लेते थे, वो उनको जो है रोक लेते हैं और रोकने के बाद वो उतरते हैं और उनसे वो लोग कहते हैं पुलिस वाले कि दरअसल ये गाड़ी तो रोड पे चलने के लायक है ही नहीं, इसलिए इस गाड़ी को आज हम बंद कर देंगे। दोस्तों तभी जो है वो एसपी साहब जो होते हैं, जो हल्के वेशभूषा में होते हैं, गांव देहाती के रूप में, वो कहते हैं कि दरअसल जो है ये हमारे पिताजी की दी हुई निशानी है, तो इसीलिए जो है इसको हम चला रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इजाज़त नहीं होगी तो इसको हम रोड पर नहीं चलाएंगे और इसको घर पर खड़ी कर देंगे, लेकिन ये उनकी आखिरी निशानी है तो इसलिए आप प्लीज़ इसे बंद ना कीजिए। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर इसको हम बंद नहीं करेंगे तो फिर इसके एवज़ में आपको जो है फ़ाइन भरनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, बताइए कितनी फ़ाइन भरनी पड़ेगी? तो वो कहता है कि 20,000 रुपये। दोस्तों उसके बाद वो जो एसपी साहब होते हैं वो कहने लगते हैं, कहते हैं कि जो है भाई साहब जो है इतनी जो है कहाँ हम भर पाएँगे, क्योंकि हम तो एक गरीब आदमी हैं और इतनी कबाड़ा गाड़ी में चलते हैं, तो 20,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कुछ कम कर लें तो कुछ बन जाएगा हिसाब, या तो फिर आप हमें ऐसे ही चेतावनी के रूप में छोड़ दीजिए और इसके बाद हम इसको रोड पर नहीं निकालेंगे बल्कि घर पर ही खड़ी रख कर इसको एक निशानी के तौर पर रखेंगे। लेकिन उसके बाद वो नहीं मानता है और उसकी जो रकम होती है वो रकम को कम कर देता है और कहता है कि 10,000 रुपये अगर आप दे दें तो मैं आपको छोड़ दूंगा। दोस्तों उसके बाद वो जो है एग्री हो जाते हैं और एग्री होने के बाद वो 10,000 रुपये जेब से निकालते हैं और निकालने के बाद वो उसको दे देते हैं और वो जेब में रख लेता है पुलिस वाला और उसके बाद उनसे कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए और किसी को ये बात कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं गाड़ी को लेकर के, तुरंत जो है 3 गाड़ियों में पुलिस भर करके जो छापे वाली जो टीम होती है, जो रिश्वतखोरों को पकड़ती है, सीबीआई की टीम, दोस्तों वो तुरंत मौके पर वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि जो एसपी साहब होते हैं जो धोती रुमाल बांध के वहां गए थे, उनकी शर्ट में दरअसल जो है एक कैमरा लगा हुआ था जिस पर पैनी नजर बनाए हुए वो लोग दूर बैठे थे और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं तुरंत वो लोग आ जाते हैं और उनको जो है रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अब चूंकि जो पैसे उसने जो है हाथ में ले करके अपनी जेब में रखे थे तो उसके फिंगरप्रिंट भी उसके हाथ पर जो है जो होता है कार्बन वो लग गया था। उसके बाद वो लोग एक कलर लेकर आते हैं केमिकल और उसमें उसका हाथ डालते हैं, तभी उसके हाथ में जो है वो कलर लग जाता है, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो है रिश्वत ली है और उधर सीसीटीवी कैमरे में भी जो है उसकी सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया गया था। और उसके बाद जो है वो एसपी साहब आते हैं और अपनी दाढ़ी मूंछ सबको निकालते हैं और उसके बाद जब वो देखता है पुलिस वाले तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उस पूरे पुलिस महकमे में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच जाता है कि आज एक पुलिस वाला रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। उसके बाद वो जो है खबर जो है चर्चा का विषय बन जाती है और एसपी साहब जो है उसको तुरंत सस्पेंड कर देते हैं और उसके बाद जो है विभागीय कार्रवाई जो ऊपर होती है वो विभागीय कार्रवाई जो है उसके खिलाफ होती है और जज साहब को जो एसपी साहब ने आश्वासन दिया था उस काम को भी पूरी तरीके से उन्होंने जो है अंजाम दिया था और उन पुलिस वालों की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा पुलिस महकमे की बदनामी हुई थी, जिसकी एसपी साहब ने जो है माफ़ी मांगी थी जज साहब से। दोस्तों ये थी आज की हमारी जो है कहानी की किस तरीके से जो है कुछ पुलिस वालों की वजह से जो है पूरा का पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है। ऐसे पुलिस वालों को सोचना चाहिए कि कोई भी गलत कामों को वो अंजाम ना दें, क्योंकि सरकार तो उनको वैसे भी इतनी सैलरी देती है कि वो अपनी सैलरी पा करके ही उसी में अच्छा खासा जीवन अपना गुजार सकते हैं और ईमानदारी से उनको काम करना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से जो है एसपी साहब उनके साथ इस तरीके का बर्ताव करते हैं, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने काम किया था। दोस्तों ये कहानी के बारे में जो है आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस कहानी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है।
किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब ब खैर।